तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीटेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है आवास। और आवास का साधारण अर्थ तो आप जानते ही होंगे कि घर होता है, रेसिडेंशियल होता है ना। और आज एक नया वर्ड भी जानेंगे, शेल्टर लिखा हुआ है। किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह अपना जीवन यापन करता है, उस परिवेश को ही हम लोग आवास कहते हैं। मतलब कोई भी जीव हो, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य हो, वह जीव जिस परिवेश में रहकर अपना जीवन यापन करता है उस परिवेश को ही हम लोग आवास कहते हैं। सभी जीवों का अपना अपना आवास स्थल होता है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो बैल हो या भैंस हो, सूअर हो, कुछ भी हो, लेकिन सभी को रहने के लिए एक अपना अपना अलग अलग स्थान होता है। उस स्थान पर रहते हैं, उस स्थान पर ही वो जीवन यापन करते हैं। जीव जंतुओं का आवास अलग अलग होता है। जीव जंतुओं का आवास होता है, क्या होता है, कैसा होता है, तो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तथा मनुष्य का आवास भी अलग तरह का होता है। इसके बाद है कि आवास भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, यानी कि विभिन्न, इससे पहले ही पढ़ लिए हम कि आवास सभी जीवों के अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि आवास किस किस तरह के होते हैं और कौन कौन से जंतु किस तरह के आवास में रहते हैं। विभिन्न प्रकार के मानव आवास, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये सबसे मुख्य है मानव आवास के बारे में। सबसे मुख्य किसके बारे में है, तो मानव आवास के बारे में है, मानव के आवास के बारे में है। तो जैसे कि मानव का जो आवास है वो हम लोग गांव घर में देखते हैं या कहीं भी शहर में भी हम लोग देखते हैं कि लोग किस तरह के आवास में रहते हैं। या तो वो मिट्टी का घर बना हुआ होता है, या घास फूस का होता है, या बांस का बना होता है, या फिर ईंट का बना होता है। जनरली हम लोग इस तरह का ही देखते हैं। लेकिन आवास का जो प्रकार होता है, ये आवास का जो टाइप्स होता है वो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीकों के देखे जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मिट्टी के घर के बारे में, तो मिट्टी का घर, ये जो घर होता है, इस घर की दीवार मोटी होती है ना। मिट्टी के जो घर होते हैं इस घर की दीवार कैसे होते हैं, मोटी होते हैं। और साधारण तौर पर कुछ दिन पूर्व की बात है कि मिट्टी के घर अक्सर देखने को मिलते थे और उनकी दीवार कैसी होती थी, तो मोटी होती थी, ताकि गर्मी अंदर नहीं आ सके। ठीक है, मिट्टी के घर जो होते हैं उसके घर की दीवार कैसी होती है, मोटी होती है। और मोटी इसलिए रखी जाती है कि गर्मी अंदर ना आ सके। ठीक है, इस प्रकार के घर की छत झाड़ियों तथा छप्पर की बनी होती है। मिट्टी के घर के जो छत होते हैं वो झाड़ी के बने होते हैं या छप्पर के बने होते हैं। और इस तरह के जो घर होते हैं वो राजस्थान में देखने को मिलते हैं। इस तरह के घर कहाँ देखने को मिलते हैं, राजस्थान में देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है वो आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे। इसके बाद आगे है बांस या लकड़ी के घर। तो इस तरह के भी घर हम लोग देखते हैं। इस प्रकार के घर उसी क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहाँ पर गर्मी अत्यधिक होती है। बांस या लकड़ी के घर कहाँ पर बनाए जाएंगे, जहाँ पर गर्मी अधिक होते हैं। अब देखिए, इसको इस तरह से याद रख लीजिए कि बांस या लकड़ी के घर कहाँ पर बनाए जाएंगे, तो जहाँ पर गर्मी अधिक होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के घर उसी समय जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, यहाँ बाय मिस्टेक हम कुछ गलत बोल दिए। तो बांस या लकड़ी का घर जो बनाया जाता है वो किस क्षेत्र में, इस प्रकार के घर उस क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो बांस या लकड़ी के घर कहाँ पर बनाए जाएंगे, जहाँ पर वर्षा अत्यधिक होगी। अब देखिए, जहाँ पर वर्षा अत्यधिक होगी वहाँ पर घर तो ऊंचा बनाया जाएगा, और ये ऊंचा जो बनाया जाएगा लंबे लंबे बांसों की मदद से और लकड़ियों की मदद से ही बनाया जाएगा ना। नहीं तो वहाँ बारिश में क्या होगा कि वह घर भी उसमें डूब जाएगा बाढ़ में आकर के। इसलिए याद रखिएगा कि बांस या लकड़ी का घर कहाँ बनेगा, तो जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होगा। इस प्रकार के घर जो होते हैं वो जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। इस प्रकार के जो घर होते हैं वो कितने ऊंचे पर बनाए जाते हैं, लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। भारत के असम राज्य में बांस के घर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन बनता है कि बांस का घर देखने को कहाँ पर मिलता है, तो असम में। और इसको याद रख लीजिएगा आसानी से, ऐसे बांस तो आस, यानी कि बांस तो आस, यानी कि बांस का घर जैसे ही कहेगा ना
तो आस याद रख लीजिएगा, यानी कि आस, आस से असम, यानी कि बांस का घर कहाँ पर बनाया जाता है, तो असम में। और बताएंगे आप लोग कि बांस या लकड़ी के घर जो बनाए जाते हैं वो कैसे एरिया बनाए जाते हैं। तो अभी जस्ट बताए थे कि बांस या लकड़ी का घर उस एरिया में बनाया जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। और इसमें हम ये बताए थे अगर बांस और लकड़ी के सहारे उस घर को 10 से 12 फीट ऊंचे पर नहीं बनाया जाएगा तो वह घर हो सकता है कि बाढ़ में पानी ज़्यादा होने से डूब नहीं जाए। इसलिए बांस या लकड़ी का घर जो होता है उस एरिया में बनाया जाता है जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। और इस प्रकार के घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। भारत के असम राज्य में बांस के घर देखने को मिलते हैं। और इसके बाद है ईंट का घर। इस प्रकार के घर जनसंख्या वहन क्षमता यानी कि पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी एरियाज में बनाए जाते हैं। जनसंख्या वहन क्षमता क्षेत्र में इस प्रकार के जो घर होते हैं वो जनसंख्या वहन क्षमता क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। भारत के मैदानी इलाके में इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, इसलिए ईंट का जवाब हम पत्थर से कहाँ पर देंगे, मैदान में देंगे। इसलिए याद कर लेंगे हम लोग कि ईंट का घर कहाँ पर बनाया जाएगा, तो भारत के मैदानी इलाकों में बनाया जाएगा। ठीक है, ईंट का घर कहाँ बनाया जाएगा, तो भारत के मैदानी इलाकों में बनाया जाएगा। और इस प्रकार के जो घर होते हैं वो जनसंख्या वहन क्षमता वाले क्षेत्र में बनाए जाते हैं। इस ईंट का घर कहाँ पर बनाए जाते हैं, जहाँ पर जनसंख्या वहन हो सके, यानी कि कैपेसिटी वहाँ पर मतलब जनसंख्या बहुत ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है और उस एरियाज़ में इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। किस प्रकार के घर, तो ईंट का घर। ठीक है, आगे है इग्लू। ये उत्तरी अमेरिका की ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एस्किमो जनजातियों के आवास हैं। इग्लू यह भी एक प्रकार का घर होता है जो कि बर्फ से बना हुआ होता है। ये उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र में इग्लू कहाँ पर बनाया जाएगा, तो उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड। ठीक है, पहला तो ये यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे कि ये इग्लू जो एक घर का प्रकार है आवास का, ये कहाँ पर बनाया जाता है, तो उत्तरी अमेरिका में। इग्लू कहाँ पर बनाया जाएगा, उत्तरी अमेरिका में। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, इग्लू है। ठीक है, तो इग्लू है, तो इग्लू के बारे में पहले बता दिए कि ये बर्फ के माध्यम से ये घर बनाया जाता है। तो इसको ऐसे याद रख लीजिए कि जब भी कोई आपके एरिया में बर्फ़ वाले आते होंगे तो आप उसको रोकते होंगे कि मुझे बर्फ़ लेना है, और वो उतर करके ही आपको बर्फ़ देता होगा, है ना। तो इसलिए याद कर लीजिए कि उतर के देगा ना, इसलिए उत्तरी अमेरिका। ठीक है, इसलिए इग्लू एक प्रकार का घर है और यह बर्फ़ की मदद से बनाया जाता है। और इस प्रकार के घर कहाँ पर मिलते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में। और आप कैसा बर्फ़ लेंगे, तो ग्रीन कलर का, इसलिए ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र में, है ना, आर्कटिक क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले लोग इस तरह के घर बनाते हैं। ठीक है, तो एक बार पुनः पढ़ते हैं। ये उत्तरी अमेरिका की ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एस्किमो जनजातियों के आवास होते हैं। एस्किमो लोग हड्डी, खाल और बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़ करके, यानी कि ये जो इग्लू घर बनता है ना, ये हड्डी से बनता है, खाल से बनता है और बर्फ के सख्त टुकड़ों से। क्या क्या चीज़ से, हड्डी से, चमड़े की खाल से, मतलब कि जानवरों के खाल से, या बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़कर इग्लू नामक गुंबदनुमा मकान बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक गुंबद टाइप का है, ये इग्लू है और प्रवेश करने के लिए एक छोटा सा द्वार है। और ऊपर से आप देख पा रहे हैं यह बर्फ का ही टुकड़ा दिख रहा है। इसलिए ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है, तो चमड़ा से, यानी कि खाल से, हड्डी से और बर्फ के सख्त टुकड़ों से ये घर बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है शीतकाल की कड़ाकेदार ठंड इन मकानों की मजबूती बढ़ाती है। बिल्कुल सही है, आप क्वेश्चन पढ़े होंगे कि गर्मी के समय में ये बर्फ़ बेचने वाला यदि उसमें नमक नहीं डाले तो वो क्या होता है कि बर्फ़ गल जाएगा। और उसमें क्या होता है कि जो खाने वाला बर्फ़ होता है उसके ठीक नीचे वो मतलब मीठा बर्फ़ नहीं होता, बिल्कुल प्लेन बर्फ़ को क्या करते हैं कि उसके नीचे डाल देते हैं, क्योंकि बर्फ़ में बर्फ़ जब चिपका हुआ रहता है ना तो वो अच्छा बर्फ़ पिघल नहीं पाता है। इसलिए ठंडा के समय में क्या होता है कि बर्फ़ पिघलता कम है, यानी कि और
स्ट्रॉन्ग ही हो जाता है। तो वही लिखा है कि शीतकाल में कड़ाकेदार जब ठंड पड़ती है तो इस मकानों की मजबूती और भी बढ़ जाती है। इग्लू के अंदर की तरफ दीवारों तथा फ्लोर पर सील मछली की खाल लगाई जाती है ना। इग्लू के अंदर की तरफ, ये इग्लू का घर है और इसके अंदर की तरफ जाने के लिए इसमें क्या लगाते हैं, तो सील मछली की खाल, ठीक है, सील की खाल लगाई जाती है और इससे ये मकान अंदर से गर्म बने हुए रहते हैं। जब हम इस पर सील मछली के खाल को लगाते हैं तो इससे मकान कैसा महसूस होता है, तो गर्म महसूस होता है अंदर से। और दीवार तथा खाल के मध्य रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। इस रिक्त स्थान में ठंडी हवा की उपस्थिति होती है। इससे इग्लू की आंतरिक गर्मी से बर्फ से बनी दीवारें पिघलती है। इग्लू में गर्मी और रोशनी बनाए रखने के लिए सील मछली की चर्बी जलाई जाती है। ये सील मछली के चर्बी का भी यूज़ किया जाता है और साथ में सील मछली के खाल का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पहले ही बता दिए थे कि इग्लू जो बनता है, यानी कि एस्किमो जनजाति जो अपना घर बनाते हैं वो हड्डी से बनाते हैं, खाल से बनाते हैं और साथ में बर्फ़ के सख्त टुकड़ों से बनाते हैं। और यह किस एरिया में बनाते हैं ऐसा घर, तो उत्तरी अमेरिका के अंटार्कटिक क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि इसके इग्लू जो होता है इसमें अंदर में प्रवेश करने वाले द्वार जो होते हैं वहाँ पर क्या लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पर सील मछली के खाल लगे होते हैं। और साथ में इस इग्लू घर की जो छतें होते हैं वो उसमें एक कुछ जगह छोड़ दिया जाता है ताकि ठंडे जगह वहाँ पर रुक सके और घर ठंडा रह सके, ठीक है। और इसका एक और छुपा हुआ रहस्य बताए थे कि ठंडे के समय में जब खूब कड़ाकेदार ठंड पड़ती है तो इस घर की मजबूती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद है इग्लू में एक छोटा सा द्वार होता है और इस द्वार का प्रयोग लेट कर अंदर बाहर जाने के लिए किया जाता है। इग्लू में एक छोटा सा ही दीवार होता है और इस दीवार में डायरेक्ट हम लोग ओपनली खड़ा होकर भी नहीं जा सकते हैं, इसमें सो करके ही जा सकते हैं, लेट करके ही जा सकते हैं, है ना। कहाँ, तो इग्लू में। इसके बाद है टेंट। टेंट के बारे में तो कौन नहीं जानता होगा। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या कोई विवाह या किसी भी अवसर पर जब हम लोग कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से निवास का व्यवस्था करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कि टेंट लगा दो यहाँ पर। तो टेंट यानी कि यह लोगों का एक अस्थायी निवास होता है, ठीक है। टेंट तो कुछ समय के लिए ही लगाया जाता है ना, इसलिए वो अस्थायी होता है, वो परमानेंटली नहीं होता है, वो टेम्परेरी होता है, ठीक है। तो टेंट जो होता है वो कैसा होता है, अस्थायी निवास होता है। टेंट कैसा निवास होता है, अस्थायी होता है। यह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ों से बनता है, ठीक है। यानी कि टेंट जो है वो बनाने की विधि और बनाने के लिए जो सामग्री है वह अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। टेंट क्या है, तो हम लोग याद रखेंगे यह एक प्रकार का अस्थायी घर है और यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनाई जाती है। अब आगे है हाउस बोट। नाम से ही स्पष्ट है कि हाउस मतलब घर, बोट मतलब नाव। यानी कि यह जो हाउस होता है, ये जो घर होता है, यह लकड़ी से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, लकड़ी से बना हुआ होता है जो पानी के ऊपर तैरता है। यानी कि ये जो हाउस बोट होता है वह पानी के ऊपर तैरता रहता है और इनकी छतों पर सुंदर नक्काशी की गई होती है। नक्काशी मतलब होता है डिज़ाइन। यानी कि ये जो लकड़ी से बना हुआ घर होता है वह पानी के ऊपर तैरता है। और साथ में इस घर की विशेषता यह है कि इस घर के इनकी छतों पर सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाए होते हैं। इस प्रकार के घर पर्यटकों को काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी आकर्षित देखने में लगते हैं। ये घर कश्मीर और केरल में देखने को मिलते हैं। यानी कि हाउस बोट देखने को कहाँ पर मिलते हैं, कश्मीर में और केरल में मिलते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं कि हाउस बोट है तो मतलब हाउस बोट है ना। बोट मतलब यहाँ पर हम लोग याद रख लेंगे मत, बोट जिसको कहते हैं VOT, वोट, इसका मतलब होता है मत। और मत किसको मिलेगा, अमीर को मिलेगा, इसलिए अमीर से याद रख लेंगे हम लोग कश्मीर। और दूसरा कि वोट उसे ही मिलेगा जहाँ के लोग शिक्षित अधिक होंगे। तो केरल के तो शिक्षित है ही, सबसे अधिक शिक्षा का दर वहीं पर है केरल में। तो इसलिए यह लकड़ी से बना होता है। यानी कि हाउस बोट जो बना होता है वो किससे बना होता है, यह लकड़ी से बना हुआ होता है और यह पानी के ऊपर तैरता है।
इनकी अब नाव बोट है नाव है, तो नाव तो पानी के ऊपर तो तैरेगा ही। इनकी छतों पर सुंदर सुंदर डिजाइन बने होते हैं। इस प्रकार के घर पर्यटकों को यानी कि टूरिस्ट को जो घूमने के लिए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उस टूरिस्ट को यह देखने में काफ़ी आकर्षित अट्रैक्टिव लगते हैं। ये घर कश्मीर और केरल में देखने को मिलते हैं। यानी कि इस प्रकार के घर कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो कश्मीर और केरल में देखने को मिलते हैं। कौन सा घर है, हाउस बोट। तो एक बार पुनः बताएंगे आप लोग कि हाउस बोट का मतलब क्या होता है। हाउस बोट एक प्रकार का घर है जो पानी में तैरता है और यह लकड़ी से बनाया होता है। और हाउस बोट के छत जो होते हैं, इसके छतों पर सुंदर सुंदर डिजाइन बनी हुई होती है और इनके घर को पर्यटक देख करके काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी उनको आकर्षक लगता है। और यह घर खास तौर पर कहाँ पर देखने को मिलता है, कश्मीर और केरल में मिलता है। अब इसके बाद है पिग्मी जाति के आवास, यानी कि पिग्मी जाति है उसके आवास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिग्मी शिकार पर निर्भर रहते हैं। पिग्मी जाति जो होते हैं वो किस पर निर्भर रहते हैं, तो शिकार पर निर्भर रहते हैं। इसको ऐसे याद रख लीजिए, पिग्मी है, पिग्मी मतलब पी जाएगा, तो शिकार करके क्या पी जाएगा, उसका ब्लड पी जाएगा। इसलिए पिग्मी जनजाति किस पर निर्भर रहता है, तो शिकार पर निर्भर रहता है। और यह अस्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते हैं। यानी कि पिग्मी जनजाति जो है ना वो शिकार करते हैं, जहाँ पर शिकार मिला उधर ही चला गया। तो आप सोच सकते हैं कि जिधर शिकार मिलेगा उधर ही चला जाएगा, तो उसका घर जो होगा वो अस्थायी या अस्थायी, तो अस्थायी ही होगा, अस्थायी नहीं हो सकता, है ना। अस्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते, अस्थायी रहते हैं। पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियाँ वृक्षों पर बनाते हैं। तो ये पिग्मी जनजाति के जो लोग हैं, पिग्मी जाति जो है ये शिकार करते हैं और शिकार करने के लिए बड़े बड़े जंगल में जाएंगे। तो बड़े बड़े जंगल में जंगली जानवरों से बचने के लिए ये अपने घर को कहाँ पर बनाते हैं, ये बड़े बड़े झोपड़ी बनाते हैं। कहाँ पर, तो ये बनाते हैं पेड़ों पर, ठीक है, वृक्षों पर बनाते हैं। ये अपनी झोपड़ी वृक्षों पर बनाते हैं पिग्मी जनजाति। और इनकी झोपड़ियाँ जो होती है, झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्तों की तरह गोल बनाई जाती है, ठीक है। पिग्मी जाति के जो आवास होते हैं उनके आवास कैसे होते हैं, तो मधुमक्खियों के छत्ते की तरह गोल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पिग्मी जाति के आवास के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े। पिग्मी जाति जो होते हैं वो शिकार पर निर्भर रहते हैं और उनका घर जो होता है वह अस्थायी रूप से वह बनाते हैं। इसके साथ ही हम इसमें यह भी पढ़े हैं कि यह जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए अपना घर वृक्षों पर बनाते हैं और इनकी झोपड़ियां मधुमक्खी के छत्तों की तरह से गोल होती है। अब इसके बाद है झोंपा। झोंपा शुष्क और पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में बने घर होते हैं। झोंपा एक प्रकार का घर है जो शुष्क और पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। झोंपा जो है ना, ये झोंपा आपको राजस्थान में इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं और वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। अब देखिए झोंपा से याद रख लीजिएगा झोपड़ी, और झोपड़ी कहाँ बनाए जाएंगे, तो ये बनाए जाएंगे राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान के लोग सब गरीब होते हैं ना, इसलिए इसको याद कर लीजिए कि झोंपा एक प्रकार का घर है जो राजस्थान में बनाए जाते हैं, साथ में यह ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। इसके बाद है पड़वा। पड़वा राजस्थान में मरुस्थल बनाए जाने वाले एक घर है। पड़वा क्या है, तो राजस्थान में बनाया जाने वाला एक घर है, ठीक है। पड़वा में पर आता है, पर तो राजस्थान, ठीक है। तो पड़वा जो है राजस्थान में मरुस्थल में बनाए जाने वाला एक घर है। और पड़वा की दीवारें प्रायः धूप में सुखाई मिट्टी की ईंटों से बनाते हैं। पड़वा की दीवारें कैसे बनाते हैं, तो ये धूप में सुखाई गई मिट्टी के ईंटों से बनाते हैं और केलू अर्थात खपरेल से ढलवा छत बनाते हैं। तो पड़वा घर किस तरह से बनाए जाते हैं और ये कहाँ बनाए जाते हैं, उसको अभी जस्ट बोले थे, पड़वा में पर आ रहा है इसलिए पर में र जो है वो राजस्थान में बनाए जाते हैं। साथ में इस प्रकार के घर जो बनाए जाते हैं उनकी दीवारें कैसे बनाते हैं, तो धूप में सुखाई गई मिट्टी की ईंटों, यानी कि वो ईंट जो होते हैं ना उसको आग में नहीं पकाते हैं, केवल धूप में सुखा देते हैं, यानी कि कच्चा ईंट होता है और उस कच्चे ईंटों से यहाँ के लोग अपना घर बनाते हैं। इसके बाद कह रहा है कि केलू यानी कि खपरेल से ढलवा छत बनाते हैं। और यह यदि अपना छत बनाते हैं तो केलू यानी कि खपड़ा से अपना घर मतलब कि छत ढाल देते हैं। इसके बाद है अब टापड़ी या टपरी, या उसे ही हम लोग डागला कहते हैं।
टापरी और टपरी तो याद ही रहेगा, मिलता है। साथ में आपको डागला, इसको भी हम लोग कह सकते हैं। देखिए इसको कैसे याद रखेगा, टापरी मतलब कोई टपोरी रहेगा, बीच में टप 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 बोलने लगेगा तो उसको हम दोगला कर देंगे, इसलिए दोगला से याद रख लेंगे हम लोग डागला। इसलिए टापरी को हम लोग टपरी भी कहते हैं और साथ में उसे डागला भी कहते हैं। यह राजस्थान के आदिवासी अपना घर बनाते हैं, यानी कि इस प्रकार के घर जो होते हैं वो कहाँ के लोग बनाते हैं, राजस्थान के बनाते हैं। और वो आपको समान रूप से वहाँ पर ये घर देखने को मिलते हैं। कौन से घर, टापरी या टपरी या डागरा, ठीक है, राजस्थान के लोग अपना घर यहाँ पर बनाते हैं। इसके बाद है भाखर का ढांचा, राजस्थान के गिरासिया जनजातियों का घर है। भाखर का ढांचा जो है वो राजस्थान के गिरासिया जनजातियों का घर है। ये एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। तो भाखर का ढांचा राजस्थान के टापड़ी या टपरी, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद है भाखर का ढांचा। तो भाखर का ढांचा जो है यह राजस्थान के क्षेत्र में ही बनाए जाते हैं। गिरासिया जनजातियों का ये घर होता है। यह भी एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही है ना, एसटी है। तो भाखर का ढांचा ये भी राजस्थान में ही बनाए जाते हैं। अब इसको भी हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। भाखर है तो भाखर के अंत में र आ रहा है, तो इस र को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे तो र से राजस्थान हो जाएगा। इसलिए भाखर का ढांचा यानी कि इस प्रकार का जो आवास है वो राजस्थान की एरिया में ही बनाए जाते हैं। इसके बाद राजस्थान के गिरासिया जनजातियों का ये घर है, ठीक है, राजस्थान के गिरासिया जनजातियों का एक घर है। इसके बाद है मुनसा। मुनसा उत्तराखंड के भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास होता है। मुनसा क्या है, तो मुनसा उत्तराखंड के भोटिया जनजाति, ठीक है, ये भोटिया जनजाति है, ये भी एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स है यानी कि एसटी है। तो मुनसा उत्तराखंड के भोटिया जनजाति का एक शीतकालीन आवास है, ठीक है, शीतकालीन आवास है। यानी कि ये मुनसा जो है यह शीतकाल में ही बनाया जाता है इस तरह के आवास। मुनसा में ये अंत में श आ रहा है, इसलिए इससे याद रखेंगे हम लोग कि यह शीतकाल में इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, ठीक है। मुनसा में श आ रहा है इसलिए हम लोग शीतकाल में यह घर बनाए जाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास होता है, ठीक है। मुनसा एक जनजाति है और यह जनजाति अपना घर उत्तराखंड के शीतकालीन आवास हैं ये, मतलब उत्तराखंड में शीतकालीन के समय में यह एक प्रकार का आवास बनाया जाता है जो कि भोटिया जनजाति बनाते हैं। इसके बाद है मैत। उत्तराखंड के भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है। अब इस दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, इसको हम लोग ट्रिक्स पर ही याद रखेंगे तो याद रह सकता है। यहाँ लिखा है मैत और यहाँ लिखा है मुनसा। अब मैथ को हम लोग याद रख लेंगे मैथ, ठीक है। तो मैथ बनाने में सुविधा किस टाइम में होता है, गर्मी के समय, क्योंकि मैथ आराम से किसी पेड़ की छांव में बैठ करके हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो मैथ से हम लोग याद रखेंगे मैथ को। इसके बाद उत्तराखंड के भोटिया जनजाति ही अपना घर बनाते हैं, लेकिन यह ग्रीष्मकाल में बनाते हैं। और यह जो मुनसा है वह उत्तराखंड के भोटिया जनजाति ही बनाते हैं, लेकिन यह शीतकाल में बनाते हैं। इसके बाद है ट्यूपिक। ट्यूपिक क्या है, यह भी एक प्रकार के आवास ही है। एस्कीमो लोगों, अब पीछे देखे थे एस्कीमो लोग घर जो बनाए थे वो किसके बनाए हुए थे, बर्फ के। यहाँ है ट्यूपिक, एस्कीमो लोगों के चमड़े के बने तंबू जो अपने ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। ये घर कैरिबो और ध्रुवीय भालू की खाल के बने होते हैं। ट्यूपिक जो होते हैं यह भी एक आवास का एक प्रकार है। एस्कीमो लोगों के चमड़े के बने तंबू जो कि ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। पहला तो हम लोग ये याद रख लेंगे कि ट्यूपिक जो है ये आपको ग्रीष्मकाल का आवास है। अब ट्यूपिक को हम लोग ऐसे याद रख लेंगे कि टप टप पसीना टपकेगा कब, गर्मी के समय में। इसलिए ट्यूपिक जो है यह आवास का एक प्रकार है और यह किस समय बनाया जाता है, तो ग्रीष्मकालीन बनाया जाता है। अब है कि इसे कौन बनाते हैं, इसे बनाते हैं एस्कीमो लोग, ठीक है। एस्कीमो लोगों के चमड़े के बने तंबू, एस्कीमो लोगों के चमड़े के बनो तंबू, यानी कि एस्कीमो लोग चमड़े के बनाते हैं ये तंबू। एस्कीमो लोगों के चमड़े नहीं, एस्कीम लोग वो किसी जानवर के चमड़े को, है ना, ये चमड़े के माध्यम से तंबू बनाते हैं, है ना। इस टाइप पर ये तंबू है, और इस टाइप के जो है ना वो आपको
एस्किमो लोग बनाते हैं, इस चमड़े से तंबू बनाते हैं और यह ग्रीष्मकाल में बनाते हैं। ये घर कैरिबो और ध्रुवीय भालू की खाल के बने होते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। यहाँ जो चमड़ा की चर्चा हो रही थी, यह घर कैरिबो और ध्रुवीय भालू की खाल के बने होते हैं। ठीक है, तो ये था ट्यूपिक आवास के बारे में। एक बार पुनः हम कुछ कठिन आवास पर चर्चा करेंगे। जैसे कि टेंट के बारे में बता दूं मैं, तो टेंट एक अस्थायी निवास होता है और यह अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीज़ों से बनाया जाता है। इसके बाद है हाउस बोट। हाउस बोट नाम से यह स्पष्ट है कि यह बोट के जैसे पानी में तैरता है। ये घर बना होता है लकड़ी का और यह पानी के ऊपर तैरता है। साथ में इस घर के छतों पर सुंदर सुंदर डिजाइन बने होते हैं, अर्थात नक्काशी बने होते हैं। और इस प्रकार के घर को देखने से पर्यटक बड़े ही मनमोहक महसूस करते हैं, आकर्षित होते हैं। और इस तरह के घर कहाँ पर देखने को मिलते हैं? कश्मीर में और केरल में मिलते हैं। पिग्मी जाति के आवास, पिग्मी यानी कि पी जाएगा क्या? तो शिकार करके जानवरों के खून को पी जाएगा, इसलिए पिग्मी शिकार पर निर्भर रहते हैं ये। और यह अपना घर अस्थायी ही रखते हैं, अर्थात अस्थायी रूप से नहीं बना पाते। पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियाँ कहाँ पर बनाते हैं? ये झोपड़ियाँ बनाते हैं वृक्षों पर, और इनकी झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्ते के तरीकों से गोल होते हैं। इसके बाद हम बात करें तो झोंपा शुष्क और पश्चिमी राजस्थान में बनाए जाते हैं। झोंपा मतलब झोपड़ी, उस टाइम ही बताए थे, और यह राजस्थान में ही बनाए जाते हैं और वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। इसके बाद पड़वा में बताए थे, पर में र आ रहा है, इसलिए राजस्थान में बनाए जाते हैं। और यह इनकी दीवारें जो होती हैं वो धूप में सुखाई गई मिट्टी के ईंटों से बने हुए होते हैं, और इनकी जो छत होते हैं वो खपड़े से बने हुए होते हैं। इसके बाद है टापड़ी, जिसे हम टपड़ी भी कहते हैं, और साथ में इसे हम डागला भी कहते हैं। इस प्रकार के घर राजस्थान के आदिवासियों के द्वारा ही बनाया जाता है। इसके बाद है भाखर का ढांचा, और यह भी राजस्थान के गिरासिया जनजातियों का घर होता है। ठीक है, भाखर का जो ढांचा है यह राजस्थान की गिरासियों जनजातियों का घर होता है। मुनसा, यह उत्तराखंड के भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास होता है। मैथ की यदि बात करें तो यह ग्रीष्मकालीन आवास है, जो कि उत्तराखंड के भोटिया जनजाति ही अपना घर बनाते हैं। इसके बाद है टूपीक, एस्किमो लोगों के चमड़े के बने तंबू, जो उनके ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। ये घर कैरिबो और ध्रुवीय भालू के खाल के बने होते हैं। अब इसके बाद है आवास का एक नया प्रकार किस्ताव, कौसे कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान की खिरगी जाति के आवास स्थान होते हैं। किस्ताऊ जो है वह भी एक आवास के स्थान ही है, जो कि कजाकिस्तान की खिरगी जाति, क के बाद ख आता है तो इसको हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं कि क से कजाकिस्तान और ख के बाद ख, यानी कि खिरगी जाति के आवास स्थान होते हैं, जो कि घास के बने होते हैं। ठीक है, और देखिए क, ख और ग के बाद घ, यानी कि किस्ताऊ जो ये आवास का एक प्रकार है वह घास के बने होते हैं। साथ में खिरगी जाति के लोग अपना आवास बनाते हैं। खिरगिज इनमें शीत ऋतु में निवास करते हैं। अब ये देखिए, खिरगी जाति के जो लोग हैं वह अपना घर शीत ऋतु में शीत ऋतु में इस घर में रहते हैं। किसमें? किस्ताऊ में, क्योंकि शीत ऋतु में ना इस घर में ताव मिलता है। ठीक है, यहाँ किस्ताव में ताव लगा हुआ है, इसलिए इसको याद रख लेंगे ताव से, कि शीत ऋतु में ही इस प्रकार के निवास बनाए जाते हैं। कौन से निवास? किस्ताव निवास शीत ऋतु में ही बनाए जाते हैं। तो एक बार पुनः हम लोग किस्ताव पर चर्चा करेंगे। किस्ताव कजाकिस्तान की खिरगी जाति के आवास स्थान होते हैं, जो कि घास के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? घास के बने होते हैं। और खिरगी जाति के लोग ग्रीष्मकालीन में शीत ऋतु में इस आवास में रहते हैं। क्यों? क्योंकि शीत ऋतु में किस्ताव घर से ताव निकलता है, इस वजह से। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक्स था, ये कोई वास्तविकता नहीं थी। इसके बाद है यूथ भी आवास का एक प्रकार ही है, जो कि खिरगिज जातियों को, खिरगिज, कालमुख और कजाक जाति के ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। अब देखिए, ये भी केवल ग्रीष्मकालीन के लिए है, यानी कि ये खिरगिज जाति, कालमुख जाति और कजाक जाति ये भी ग्रीष्मकाल में ही रहते हैं, और आवास का नाम क्या है? यूथ है। ठीक है, खिरगीज, कालमुख और कजाक ये भी आपको ये ग्रीष्मकालीन आवासी हैं, और यह चमड़े के बने तंबू होते हैं। जैसे कि हम पीछे पढ़े थे,
किसके बारे में, ट्यूपिक के बारे में। और ट्यूपिक जो बना हुआ था कैरिबो और ध्रुवीय भालू के चमड़े से बने थे। उसी तरह से है यूथ, और यूथ भी बना है यूथ बना है आपको चमड़े के तंबू से ही बना हुआ होता है। यह ऊनी और नमदे से भी बनाए जाते हैं। ये जो आवास के प्रकार है यूथ, यह आपको ऊनी और नमदे से बनाए जाते हैं। इस तरह के प्रश्न में आवास के बहुत सारे टाइप देखने को मिले हैं, और भी शेष बचे हैं। पैसेंस रखेंगे, पैसेंस को लॉस्ट नहीं करना है, उसे खोना नहीं है। चूँकि है क्या कि पहली बार जब हम लोग कुछ नई चीज़ों को पढ़ते हैं तो थोड़ी सी बोरिंग महसूस होती है, लेकिन इससे जितना ही दूर भागते चले जाएंगे, ये हमसे उसके 2 गुना स्पीड से दूर भागता चला जाएगा। इसलिए मुझे इसे छोड़ना नहीं है, चाहे जैसे भी हो, कम से कम इसे एग्ज़ाम तक याद जरूर रखना है, और उसके लिए पढ़ना भी ज़रूरी है। इस वजह से इसको हम लोग फिर आगे पैसेंस बनाए रखें आप लोग, और फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो यूथ के बारे में समझ गए। यूथ भी आवास का एक प्रकार है, और यह किर्गिज, कालमुख और कजाक जाति के लोग इसमें रहते हैं। यूथ में किर्गिज, कालमुख और कजाक जाति के लोग रहते हैं। ये चमड़े के बने तंबू होते हैं। ठीक है, यूथ जनजाति जो होते हैं वो यूथ जो आवास का एक प्रकार होते हैं, उसमें ग्रीष्म काल में ही रहते हैं वो, और यह चमड़े के बने तंबू से होते हैं। यह ऊनी और नमदे से भी बनाए जाते हैं। इसके बाद आइए बात करते हैं हम लोग कू, जो कि आवास का एक प्रकार है। भील जनजाति के आवास तो आयताकार होते हैं। भील जनजाति के जो आवास होते हैं वह किस आकार के होते हैं, तो आयताकार होते हैं, और इनकी दीवारें बांस या पत्थर की बनी होती है। ठीक है, भील जनजाति के जो आवास होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आयताकार होते हैं। ठीक है, भील जनजाति के जो आवास होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आयताकार होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे याद रख लीजिएगा कि कू से मतलब कोई आदमी ना मतलब कू करेगा, क्यों, क्योंकि उस वहाँ पर भीड़ लगी हुई होगी। और भीड़ से याद रख लेंगे हम लोग भील जनजाति को, कि भील जनजाति आवास बनाते हैं। और भीड़ क्यों लगी थी, क्योंकि कोई ना आया और कार से उसको पीच करके चला गया, इसलिए कूकू का आवाज़ कर रहा था, और वहाँ भीड़ लगा हुआ था। तो कू से याद रख लेंगे हम लोग कूकू से याद रख लेंगे हम लोग कू, यानी कि कू आवाज़ का एक प्रकार है, और वहाँ पर भीड़ लगी थी, तो भीड़ से हो जाएगा भील। और भील जनजाति भीड़ क्यों लगी थी, क्योंकि कार को आकर के पीच दिया था, दबा दिया था, इसलिए हम लोग आयताकार याद रखेंगे। ठीक है, इसकी दीवारें बांस या पत्थर की बनी होती हैं, यानी कि कू जो आवाज़ का प्रकार होता है, इसकी दीवार बांस या पत्थर का बना हुआ होता है। फर्श मिट्टी या पत्थर की होती है, उसका जो फर्श होता है वह मिट्टी या पत्थर का होता है, और उसका छत जो होता है वह खपरेल या घास फूस का होता है। ठीक है, इसकी फर्श जो होती है वह वैसे भी जहाँ पर उनको वो एक्सीडेंट होगा, जहाँ पर वो कोई कार उसको ठोकर मार देगा, उसकी फर्श किससे बनी होगी, वो मिट्टी की बनी होगी, इस पर ही याद रख लेंगे हम लोग, या पत्थर की बनी होगी। और साथ में उसका जो छत होता है कू आवास का जो छत होता है वो खपरेल होता है, यानी कि खपड़ों का बना होता है, या फिर आपको घास फूस का बना होता है। ठीक है, इसके बाद आइए बात करते हैं हम लोग बंगाल ओराक और कातोम ओराक के बारे में। बंगाल ओराक ये भी कुछ नए ही दिख रहे हैं। बंगाल ओराक और कातोम ओराक संथाल जनजाति का एक आवास गृह है। चलिए, तो बंगाल ओराक और कातोम ओराक यह संथाल जाति के आवास गृह हैं। ठीक है, बंगाल देखिए, गाल तो थाल, यानी कि बंगाल ओराक जैसे कहेगा ना बंगाल ओराक, तो गाल तो थाल, यानी कि बंगाल ओराक जो है यह आवास के एक प्रकार है, जो कि संथाल जनजाति के आवास गृह है। यह किस जाति के आवास गृह है, संथाल जनजाति के आवास गृह है। और बंगाल ओराक से ही याद रखिएगा कातोम ओराक जो कि संथाल जाति के एक आवास गृह है। इसके बाद है क्राल में क्या है कि दक्षिणी अफ्रीका में बंटू और नाटाल में जुलू जनजाति के तथा पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति के लोगों द्वारा बनाई गई घास की झोपड़ियाँ को कहते हैं। क्राल क्या है, तो क्राल भी आवास का एक प्रकार है। दक्षिण अफ्रीका में ये क्राल जो है वो दक्षिण अफ्रीका में बंटू और नाटाल में जुलू जनजाति। ठीक है, अब यहाँ एक प्रश्न बन रहा है कि बंटू क्या है, तो बंटू एक जनजाति है जो कि दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है। दक्षिण अफ्रीका में बंटू और नाटाल में
नाटाल में जुलू जनजाति, नाटाल में एक जनजाति है जुलू, ये जनजाति कहाँ है तो नाटाल में है। तथा पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति के लोग द्वारा बनाई गई घास की झोपड़ियाँ को कहते हैं। ठीक है, तो कराल जो है ये आवास का एक प्रकार है। दक्षिणी अफ्रीका में बंटू और नाटाल में जुलू जनजाति के तथा पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति के लोगों द्वारा बनाई गई घास की झोपड़ियाँ को कहते हैं। अब इसके बाद चलेंगे हम लोग आगे। टीपी है, टीपी के बारे में हम लोग समझेंगे। रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में रेड इंडियन लोगों द्वारा बिसन, बैल के चमड़ों से और लंबे बांसों से बनाए गए शंक्वाकार तंबू, ये पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला, ठीक है, स्थानांतरित करने वाला, जिसका स्थान हम बदल सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो टीपी भी आवास का एक प्रकार है। रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में यह बनाया जाता है। टीपी जो कि आवास की एक प्रकार है और यह रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में रेड इंडियन लोगों द्वारा बनाया जाता है। बिशन बैल के चमड़े से, किसके चमड़े से? विशन बैल के चमड़े से बनाए जाते हैं और लंबे बांसों से बनाए गए शंक्वाकार तंबू ये पोर्टेबल होते हैं। इसके बाद है अर्स। भारत में नीलगिरी के पहाड़ियों में निवास करने वाली आदिम जाति के लंबे बड़े ढोल की आकृति के घर होते हैं। भारत में नीलगिरी के पहाड़ियों में निवास करने वाली आदिम जाति के लंबे बड़े ढोल की आकृति के, यानी कि अर्श जो घर का एक प्रकार होता होगा वह किस आकार में, तो ढोल किस तरह के होते हैं? लगभग में ढोल होते हैं गोल। यानी कि भारत में नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली आदिम जाति जो होते हैं वह लंबे बड़े ढोल की आकृति के घर होते हैं। इसके बाद है लास्ट आवास का यह एक प्रकार है जिसका नाम है खाईमास, और यह खाईमास अरब और सहारा के बदू जाति के लोगों के तंबू होते हैं। खाईमास आवास किस तरह के होते हैं और कौन सी जाति इस तरह के आवास में रहते हैं? तो खाईमास जो है ना वो अरब और सहारा के बदू जाति के लोगों के तंबू होते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं जीव जंतुओं के आवास से संबंधित। जीव जंतुओं के आवास प्रकृति पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब मान के चलिए कि अगर कश्मीर से जुड़े हुए लोग हैं तो वह अपना घर इस तरह के बनाएंगे कि ठंडे के समय में या गर्मी के समय में वह उस ठंडा से सुरक्षित रह सके। यानी कि हर जगह के क्लाइमेट, हर जगह के जलवायु, हर जगह की प्रकृति को देखकर ही अपने आवास का निर्माण करना चाहिए। तो वही लिखा है जीव जंतुओं के आवास प्रकृति पर निर्भर करते हैं। कुछ जीव जंतु और पक्षी अपना आवास पेड़ों पर, है ना, कुछ जीव अपना आवास कहाँ पर बनाते हैं? तो पेड़ों पर बनाते हैं, तो कुछ झाड़ियों में बना लेते हैं, तो कुछ जमीन में बिल बनाकर रहते हैं, बाहरी वातावरण से अपना बचाव करते हैं। कई बड़े जंगली पशु जंगल और पर्वतों में बनी प्राकृतिक गुफाओं या माद में रहते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि कौन से ऐसे जानवर हैं जो बिल बना करके रहते हैं? आप लोग बताएंगे चूहा को छोड़ करके ऐसे कौन से जानवर हैं जो कि बिल बना करके उसमें रहते हैं? कमेंट्स करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, लाभदायक महसूस हुआ हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। साथ में ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक जरूर कर दे ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।